करते हैं ओम के नियम की। आज हम स्टार्ट करेंगे ओम के नियम से। ओम एक साइंटिस्ट हुए जिनके नाम पे जो है ओम का नियम पड़ा। उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि एक सर्किट में उसमें जो करंट फ्लो होगा, जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सर्किट के वोल्टेज के या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको लिखते हैं हम ऐसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू किसके, I के। I फॉर करंट, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट के। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर जो हम करंट को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर जो हम करंट को घटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये जो बीच में साइन लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि जो इस प्रॉपर्टी के साथ में होगा वही इसके साथ भी होगा। सेम कंडीशंस दोनों की दोनों यहाँ पे है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, एक बार हम आपको दोबारा दिखा देते हैं यहाँ पे भी कि जो ये है इसको तो लिखेंगे ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए जो है हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे चाहिए होगा। वो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, आर होगा, और ये आई ऐसा का ऐसा जाएगा। तो ये बना हमारा ओम के नियम का फॉर्मूला ओम के नियम का ये रहा। ठीक है, आगे जो है ओम का नियम है। ओम के नियम को एक ग्राफ से ड्रॉ करते हैं। वो आप ग्राफ बोर्ड पर देखिए बना हुआ है। ये जो है ये इसको बोलते हैं वर्टिकल, ये दिखाता है वोल्टेज को, और ये जो है हॉरिजॉन्टल ये दिखाता है करंट को। यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है और वोल्टेज है दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा। बात स्लोप की आती है। इसके स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्लोप निकालने के लिए इसकी जो हमारे पास ऊपर लेंगे हम हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमारे पास में हो गई v और बेस हमारे पास क्या हो गया i, तो क्या निकल के आए r। ठीक है, तो इस तरीके से ओम का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम जो है, ये जो हमारे पास जो आर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आर है, ये जो आर है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसको समझते हैं क्या है ये। रेजिस्टेंस जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर में करंट को फ्लो होने से कुछ रोकता है। जो उसको रोकता है वही क्या है, प्रतिरोध है, वही क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे आप मान लो कि आपने बॉल ली, बॉल को ऐसे फर्श पे लुढ़का दिया, तो क्या सारी जिंदगी तो लुढ़कती नहीं रहेगी, वो कुछ दूरी के जाने के बाद में वो रुक जाएगी, कारण कि पृथ्वी उसको रोक रही है घर्षण बल के द्वारा। इसी प्रकार से जब किसी सर्किट में, जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज मूव करते हैं, तो वो चार्जों का कोई विरोध करता है, कोई उनका अपोज करता है, उनको बहने से रोकने की कोशिश करता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ करंट, ये ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में जो करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने का जो मतलब काम करता है या अपोज जो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस किससे लिखते हैं हम, आर से लिखते हैं। ठीक है, बाकी बात करिए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो है, देखो आप यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस को इतना फर्क नहीं पड़ता किस चीज से, वोल्टेज से और आई से। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि वैल्यू ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ वी एंड आई। वी और आई घटे या बढ़े उससे रेजिस्टेंस को खास प्रभाव नहीं पड़ता। आगे रेजिस्टेंस के बारे में एक बात और देखते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर से मेरा मतलब है जो चालक होते हैं जिनके अंदर करंट प्रवाहित हो जाता है, तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। जब तो करंट में फ्लो हो जाता है, मान लो एक तार है, उस तार में रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम है, इसलिए उसमें करंट सप्लाई उसमें हो जाता है। और मान लो एक तार है या कोई मान लो लकड़ी ही है या मान लो मार्कर ही है हमारा, इस मार्कर में जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा सप्लाई, या होगा तो बहुत ना के बराबर होगा, जिसको हम जो मानते ही नहीं है इसको। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं, जो कुचालक होते हैं, कुचालक, उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत उसमें जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, और बहुत हाई होने के कारण उसमें करंट क्या होता है, पास नहीं होता। और जो कंडक्टर है उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए उसमें करंट क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओम का नियम है, एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे ओम के नियम को। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डायमेंशन हमारे पास में हो फिक्स। डायमेंशन मतलब है कि उस सर्किट के तार की लंबाई और उसकी मोटाई चौड़ाई सब उतनी की उतनी रहे और टेम्परेचर भी फिक्स रहे। उस दौरान जब उसमें हम करंट फ्लो करेंगे, जब हम उसमें करंट पास करेंगे, तो जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आया था,
इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है ऐसा यूनिट ओम, ठीक है। और उसको लिखते किस तरीके से, उसको लिखते हैं इस तरीके से, ये सिंबल है ओम का, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, इस पे डिपेंड करता है कि कम होगा या ज्यादा होगा। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मतलब कुछ कारक हैं जिसपे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध डिपेंड करता है कि भाई वो क्या प्रभाव पड़ाएगा। तो पहला जो कारक है, पहला जो है फैक्टर, उसका नाम है लेंथ ऑफ ए वायर, मतलब तार की लंबाई। तार की लंबाई कैसा फैक्टर है, तार की लंबाई फैक्टर ये है कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो L है, वो जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। मतलब अगर जो किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कोई तार है, सपोज दैट वो 10 मीटर का तार है, और उसको हम जो बड़ा कर दें तार को, उसको कर दें 50 मीटर का, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। उसको और ज्यादा कर दें तो रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब है कि किसी भी सर्किट के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर जिसको हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब उसके इनवर्स होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। वो डायरेक्टली होता है, ये इनवर्सली होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम एरिया बढ़ा देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है घट जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, इसको समझाते हैं। जैसे मान लो एक वायर है, हमेशा वायर कैसी फॉर्म में होती है, ये वायर होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी यहां से लेके यहां तक, ये तो होगी लेंथ। तो लेंथ डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर के। लेकिन एरिया क्या है इसके अंदर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला हिस्सा, ये जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि इसके अंदर से तो करंट फ्लो करेगा, तो जिधर से करंट फ्लो करता है, जिस रास्ते से, जिसके अंदर जाता है, वो सारा उसका क्या होता है, वो एरिया होता है। तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि हिंदी में क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो होता है इनवर्सली। अगर जो एरिया बढ़ेगा यानी कि ये तार और मोटा होगा, ऐसे होगा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लंबाई के साथ तो सेम टू सेम है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। थर्ड बात पे हम करते हैं, तो थर्ड बात है नेचर ऑफ वायर की। नेचर ऑफ वायर से मतलब है तार की प्रकृति, तार किस क्वालिटी का है। मान लो तार जो है कॉपर का है, तो उसमें ठीक ठाक मतलब जो है करंट जाएगा, रेजिस्टेंस में कम होता है। तार चांदी का है तो उसमें तो रेजिस्टेंस और भी कम होता है, उसमें ज्यादा करंट जाएगा। और तार मान लो लोहे का है तो उसमें जो है करंट कम जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। हाँ, आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब यह है तापमान से, अगर जो तापमान कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो तापमान के भी क्या करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधा सीधा डिपेंड करती है उस पर। गर्मियों में रेजिस्टेंस ज्यादा बन जाते हैं तारों के अंदर, सर्दियों में वही रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक बार जो है, तो इसको मान लो जो पहला है, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इन दोनों का जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में क्या होगा, तो अगर जिसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख लें, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल को, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आर जो हो जाएगी इस तरीके से एल अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम इस साइन को हटाएंगे तो आपको पता है कि जब कांस्टेंट का ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, आर जो है इसको हटा के बराबर कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम रो। रो एक कांस्टेंट है, अपॉन में एल अपॉन में ए। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। एक और फॉर्मूला हमारे पास तैयार होता है रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये है रजिस्टिविटी यानी कि रो। इसको लिखते किस तरीके से, ऐसे, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। तो रजिस्टिविटी को देख लीजिए, रजिस्टिविटी का सिंबल अभी आपको पता वहां पे ये होता है रो। इसका सिंबल है कि ए कांस्टेंट विच इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये क्या होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होती है हिंदी में प्रतिरोधकता। क्या होती है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इंक्रीज और डिक्रीज करती है, किसके रेफरेंस में, रेजिस्टेंस के रेफरेंस में, ठीक है। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे। बाकी हम बात करते हैं एक बार जो है उसकी सिंबल की, कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके कुछ सिंबल होते हैं। रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं रेजिस्टेंस को। इसको मिटो दे आते करते हैं, मिटोने के बाद में
जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को लिखते हैं इस तरीके से, ऐसे, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम किस क्या है, ये रेजिस्टेंस है। एक ये है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको अगर जो हम ऐसे लिखें तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस फिक्स है। अगर जो मान लो 5 ओम है ये, तो 5 ओम ही रहेगा, लेकिन ये 5 ओम है तो 6, 7, 8 बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, तो ये वेरिएबल रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसका सिंबल ऐसा है, ये फिक्स रेजिस्टेंस सिंबल ऐसा है। इसको मैं एक तरीके से और भी लिखते हैं, इस तरीके से, ऐसे, रियोस्टेट भी बोलते हैं इसको जो है। तो ये भी क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आप समझ चुके हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट का विरोध करती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी ओम, ठीक है। ओम इसकी यूनिट होती है, और सिंबल क्या होता है इसका, ये सिंबल है ओम का, और यूनिट क्या है इसकी, ओम, ऐसे लिखते हैं। किसकी यूनिट है भाई, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। आगे चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब आप ये ना समझें कि रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ यही है। रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, क्योंकि हर चीज के अंदर जो रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, तो उसको भी हम, जो बिजली के उपकरण है, उनको भी हम रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे बल्ब हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो जुड़ते होते हैं सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं, वो दो पैटर्न में जुड़ते हैं, या तो वो जुड़े होते हैं सीरीज में, या वो जुड़े होते हैं पैरेलल में। अभी हम देखेंगे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। चलो लिखते हैं, जब तक डालते हैं हेडिंग, क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, बंद कर दे जी। तो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। एक बार रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं सीरीज में, एक बार रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं पैरेलल में। तो हम पहले पढ़ेंगे सीरीज में। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। सीरीज को बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का क्या मतलब है, इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस का एंड जो है दूसरे की स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होता है, फिर उसका जो एंड है वो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होता है, फिर उसका जो एंड है वो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होता है। इसी तरीके से सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है जुड़े होते हैं। इसी पैटर्न को बोलते हैं कि ये किस में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज इक्वल करंट इन रजिस्टर, रजिस्टर बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है, दे सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब करंट अगर जो सेम है किसी सर्किट में, रेजिस्टेंस में, तो वो किस में है, वो है किसमें, सीरीज में, ठीक है। और सीरीज में जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं एक बार कि जुड़े कैसे होते हैं। आप देखिए, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस दूसरा बनाएंगे, उसका ये वाला सिरा इससे जोड़ देंगे ऐसे, इसका लास्ट का सिरा, इसका पहला सिरा आपस में जुड़े हुए हैं। एक रेजिस्टेंस और बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, इसका इससे जुड़ा हुआ है, और ये फिर टोटल किस में जाकर जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं किसके अंदर, सर्किट के अंदर। सर्किट को बोलते हैं हिंदी में परिपथ के अंदर। ये बैटरी लगी हुई है, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। सभी एक जैसे लग रहे हैं रेजिस्टेंस देखने में, एक जैसे, तो इसको जो है हम पहचान करने के लिए अलग अलग कर लेंगे। इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो करंट पास हो रहा है, वो करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो I करंट जा रहा है, इधर से भी करंट वही जा रहा है, वो करंट सेम इधर आया, और वापस करंट I आ गया, करंट ऐसे सप्लाई हो रहा है। लेकिन जो वोल्टेज की बात करी जा रही है, तो वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग हो रही है। क्यों, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो V होगा वो अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो V होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो V होगा अलग होगा। तो इसको जो है V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको V3 मान लो। V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, माइनस नहीं है, V है, कभी इसको माइनस समझें आप जो है। तो हम बात करते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये भाई इसके अंदर पूरी टोटल ये बैटरी है, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल इसके अंदर रेजिस्टेंस कुछ तो होगा ही। तो इस V की बात करें हम, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये V क्या है, ये जिसके अंदर सारा जो V है वही तो ये V है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। बाकी बात करते हैं, एक नियम था ओम का नियम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। वो क्या था ओम का नियम, V बराबर I R, ये था ओम का नियम। तो यहां से अगर जब V की वैल्यू निकालें तो I R हो जाएगी। तो इस वाले V के लिए क्या लिख सकते हैं हम, I और R। इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग डिवाइड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल तो कुल रेजिस्टेंस होगा। नेट रेजिस्टेंस जो होगा, जो कुल रेजिस्टेंस होगा, वो तो R ही होगा। भाई हमने तो इसको R1 माना, R2 माना, R3 माना, वो तो अलग अलग हमने माना,
लेकिन टोटल तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। जिससे टोटल वोल्टेज है उसको हमने वी माना, टोटल करंट को हमने आई माना, ऐसे टोटल रेजिस्टेंस हम क्या मानेंगे, हम आर मानेंगे। तो इसकी वी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे हम, वी का लिखेंगे हम यहाँ पे आई और आर। V1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे V1 मानेंगे तो I और R1, यहाँ पे क्या लिखेंगे I और R2, यहाँ पे क्या लिखेंगे I और R3। अब इसको तो ऐसे लिखेंगे I R, इसमें से I कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I को काट देंगे तो R क्या निकल के आया हमारे पास में, R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे कितने भी जुड़ सकते हैं, 2 4 5 10, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। कब का फॉर्मूला है, जब रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हों, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम पैरेलल में, पैरेलल में कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की पैरेलल में, सीरीज में तो आप समझ चुके हैं। पैरेलल में देखिए, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समांतर क्रम। इसको समांतर भी बोलते हैं, इसको पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम, हिंदी में इसके 2 नाम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं उसमें 2 रेजिस्टेंस हो या 3 रेजिस्टेंस हो, एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। उसमें नहीं था ऐसा, उसमें क्या था कि एक का अंतिम सिरा, एक का प्रथम सिरा, एक का अंतिम सिरा, एक का पहला सिरा, ऐसे जुड़े थे। लेकिन जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो पैरेलल में क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, उनका सभी का पॉइंट एक होता है, वहां पर जुड़े हुए होते हैं। बाकी देखिए आपकी, इट इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच ईच रजिस्टर हैव सेम वोल्टेज। ये बात नोट करने के, इसके अंदर वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी इसके लिए हम एक जो है डेरिवेशन करेंगे इसके लिए छोटा सा, वही फॉर्मूले वाला पिछले जैसा करा था, लेकिन हम आपको जोड़ बताते हैं कैसे होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है, आप देख रहे होंगे इस रेजिस्टेंस को, इसमें हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ेंगे इससे, इसको जोड़ा हमने, देखो दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। एक रेजिस्टेंस हम और जोड़ेंगे ना, तो उसको भी हम किसी पॉइंट जोड़ेंगे, उसको भी हम इसी पॉइंट से जोड़ेंगे। तो ये सब देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस इसी पॉइंट से जुड़ रहे हैं, ये इसी जुड़ रहे हैं, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल। पहले वाला सीरीज में ऐसे था, उसमें एक का पहला सिरा था, एक का अंतिम सिरा था, एक का पहला सिरा था, एक का अंतिम सिरा था। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में क्या होता है, सभी के सभी एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड करता है, वोल्टेज सेम रहती है। इसको हम सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, ये हमने सर्किट लगा दिया, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। इस सर्किट में ये वाला प्लस, ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो करेगा, आई जा रहा है इधर, इधर आई जा रहा है। अब आई तीनों बट गया, ये जो करंट जो जा रहा था हमारा, वो इधर से निकला करंट, एक करंट इधर से निकला, एक इधर से निकला, तो जो इधर से निकला उसको हम I1 बोलेंगे, जो इधर से निकला I2 बोलेंगे, इसको इधर से बोला हम I3 बोलेंगे। फिर टोटल वहां से फिर एक में आ गया, तो फिर से क्या बन गया, यहाँ पे I बन गया, I गया था, I आया, लेकिन बीच में वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। हाँ, आगे की बात करें, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। इन तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग कराने के लिए R1 R2 R3 मान लेंगे। और ये क्या है, हमारे पास बैटरी है, वोल्टेज है, वोल्टेज में सेम होती है, सभी के अंदर वोल्टेज बराबर सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, इसको देखते हैं एक बार। हाँ, तो I जो हमारे पास में है, नेट करंट जो हमारा I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए कि हमारा जो करंट है I, इस करंट को जो है हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया ना सर्किट में, पर ओवरऑल तो I करंट रहा हमारा, तो उसको हम I बराबर क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये फिर ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ये ओम का नियम का फॉर्मूला है। यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, I को यहीं रखेंगे, R को बटे में ले आएंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। ये ओम के नियम से हमने यहाँ पे ये चीजें करी, क्योंकि हम इसको जानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इस I के लिए क्या करेंगे हम, इस I के लिए लिखेंगे यहाँ पे हम वैल्यू V अपॉन में R, ये वाला V आ जाएगा, और R कौन सा जाएगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा टोटल, वो R हमारे पास में आ जाएगा। भाई आप कहोगे कि R तो दिखाई नहीं दे रहा, R1 R2 R3 दिखाई दे रहे हैं, तो भैया ये जो 3 रेजिस्टेंस हमारे पास में है, इन तीनों रेजिस्टेंस को जब हम कहीं ना कहीं फाइनल करेंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में होगा ना, उसी को हमने R बोला है, तो हमने यहाँ पे R ले लिया, और वोल्टेज को हमने V ले लिया, तो I को हम V बराबर, इसको जब हम I को V बराबर R लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जो करंट I1 है, इस करंट के लिए वोल्टेज तो सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, V बराबर, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है, लेकिन R यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे I2 के लिए वोल्टेज तो सेम रहेगी,
लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2 आएगा, इसीलिए इसके लिए भी वोल्टेज सेम रहेगी और रेजिस्टेंस क्या आएगा, R3 आएगा। अब V अपॉन में R बराबर, इसमें से V कॉमन ले लेंगे हम, V को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया। ये किसका है, पैरेलल का है। R1 प्लस R2 प्लस R3 किसका था, वो था सीरीज का। इस तरीके से आपके सीरीज के और पैरेलल के जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है।